नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज मैं आपको जो है वो एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिसे देख करके, सुन करके और उनके बारे में जान करके आप कहेंगे कि वाकई में ये शख्सियत जो है वो काबिले तारीफ है। हालांकि चुनाव अभी आने में कुछ समय बाकी है, लेकिन तमाम नेताओं ने अपनी दौड़ धूप करनी शुरू कर दी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां कोई रैली कर रही है, कोई अभियान चला रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, यानी कि अपनी अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हुए दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव सर पे हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम नेता जो है वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जा करके अपनी अपनी दावेदारी ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं वो एक नेता भी कह सकते हैं, समाज सेवी भी कह सकते हैं, और एक ऐसे नेता कह सकते हैं जो कि फतेहाबाद जिला के इतिहास की अगर बात करें तो अब तक के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेताओं की श्रेणी में या सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेता का श्रेय उन्हें जो है वो दिया जा सकता है। फिलहाल मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा, परिचय करवाना चाहूँगा डॉक्टर विनीत पुनिया, जो कि काफ़ी समय से जो है वो एक्टिव हैं, कांग्रेस पार्टी में जो है वो लगातार सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इनके इतिहास की बात करें या परिचय की बात करें तो राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, और ताऊ देवीलाल के जो है वो पर्सनल सचिव रहे हैं, चौटाला साहब के राजनीतिक सचिव रहे हैं, हुड्डा साहब जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पीआरओ रहे हैं, और फिलहाल की अगर बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन के पद पर तैनात हैं, और विदाउट पे जो है वो अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी में लगातार अपनी सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए विनीत पुनिया जी से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण रहने वाले हैं और क्या इनका मोटिव लेकर के जो है ये कांग्रेस पार्टी में लगातार दौड़ धूप कर रहे हैं। विनीत जी, सबसे पहले स्वागत के हरियाणा। नमस्कार के हरियाणा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने जो इतने अच्छे शब्द मेरे लिए बोले हैं, मुझे लगता है मैं उसका पात्र नहीं हूँ, लेकिन दर्शक कैसे मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि राजनीति जो है ट्रूली सेवा के लिए है, और सभी लोग जो आए हैं इसमें वो सेवा के लिए आए हैं और सेवा के लिए कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सभी लोग किसी ना किसी तरह से योग्य हैं, कोई पढ़ाई में योग्य है, कोई कुछ समाज सेवा में योग्य है। मैं अपने आप को उनसे ज़्यादा योग्य मैं नहीं कहना चाहता। ये आपका बड़प्पन है विनीत जी। सबसे पहले तो हम हमारे दर्शकों, क्योंकि मैंने आपके इंट्रो के अंदर जो वो इतनी तारीफ़ की, तो क्या वो तारीफ़ वाकई में सही है? तो वो आप बता दीजिएगा कि आपकी एजुकेशन क्या है, कहाँ कहाँ आपने काम किया, क्या क्या, अपना परिचय थोड़ा सा शॉर्ट में दीजिए। परिचय, हाँ, वो जो आपने बोला है वो अक्षरश सही है। मैंने मास कम्युनिकेशन से एमएससी मास कम्युनिकेशन किया है जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से। उससे पहले मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो कैंपस लॉ सेंटर है वहाँ से एलएलबी किया था 96 में, और 93 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, बीए किया था, और मेरा साइंस का बैकग्राउंड था उससे पहले। और मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा हूँ, क्रिकेट खेला हूँ, हरियाणा में जो स्टेट लेवल पे मैं अध्यक्ष रहा हूँ, और स्टूडेंट विंग का। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो पीएचडी मैंने जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से की थी, वो अभी कुछ साल पहले की थी। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में आप ठीक कह रहे हैं, पढ़ाई मेरी रुचि है और मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, और उसी से मुझे लगता है कि बदलाव हो सकता है। अभी विनीत जी अगर बात करें तो पढ़ाई लिखाई आपने अच्छी कर ली, लेकिन कहीं एक बढ़िया पोस्ट पे भी आप जो है वो मौजूद हैं फिलहाल पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहाँ से विदाउट पे होकर के, तो राजनीति में आने का फैसला आपने क्यों किया? राजनीति में मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे बचपन से ही, मैं कहूँगा कि मुझे शौक़ था कि लोगों की मदद करना। हमें लगता था कि अगर बदलाव समाज के लिए हम दूर बैठ के ये कहें कि ये नेता ठीक नहीं करते, ये नेता ये क्यों नहीं करते, हमारी राजनीति अच्छी क्यों नहीं है, तो जब तक हम खुद नहीं आएंगे तब तक उसको अच्छी कैसे कर सकते हैं? या तो हम उसको आके ही ठीक कर सकते हैं, या तो हम दूर दूर से बैठ के आलोचना करते रहें कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। और अच्छा ये होता है कि हम खुद आएँ और खुद काम करें। खुद काम करेंगे तो जानते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो अभी आप अब राजनीति में आप आ चुके हैं, अच्छी खासी भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन जब आप राजनीति में नहीं थे तो लोग नेताओं को जो है वो कोसते थे कि ये नेता ऐसा नहीं करते, ये नेता ऐसा नहीं करते। तो उसके बाद राजनीति में आने से पहले और राजनीति में आने के बाद की अगर फ़र्क की डिफरेंस की बात करें तो क्या डिफरेंस आपको? मुझे लगता है कि लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं।
नेता जो है जैसे जैसे आगे जाता है स्वार्थी होता जाता है, अपने लिए सोचता है, और कभी कभी हम रास्ता भटक जाते हैं। और मतलब मैं नहीं कहता कि सारे ऐसा नहीं होते, कुछ दो चार लोग खराब होते हैं, उसके कारण पूरे राजनीतिक क्षेत्र में जितने लोग लगे हुए हैं उनको सब बदनाम होते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि राजनीति में जो लोग हैं उसमें मेजोरिटी जो लोग हैं वो सेवा के लिए आए हैं, वो सेवा कर भी रहे हैं। उनका कभी कभी दृष्टिकोण नहीं होता, उनको कभी कभी क्लैरिटी नहीं होती कि सेवा कैसी की जा सकती है, लोगों की मदद कैसे की जा सकती है। मैं क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी रहा हूँ और सीएम साहब के साथ भी पीआरओ रहा, मैं डिप्टी डायरेक्टर था हरियाणा में जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस सिलेक्शन हुआ मेरा, उससे पहले मैं यहाँ डिप्टी डायरेक्टर था। तो मैं ये मानता हूँ कि जो अनुभव मुझे एज ए डिप्टी डायरेक्टर हुआ, एज ए पीआरओ टू सीएम रहा, या एज ए एडिशनल पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू सीएम रहा, उस अनुभव का फ़ायदा मुझे रहता है और मैं लोगों को की समस्याओं को जल्दी समझ पाता हूँ। उनका निदान करने का भी तरीका मुझे ज़्यादा क्लैरिटी से पहले आ जाता है। जो लोग दिक्कत में आके, तकलीफ़ में आके लंबा समय के बाद समझ में आता है, एमएलए बनने के बाद एमएलए की ताकत क्या है, एमएलए की ताकत क्या नहीं है, मंत्री की ताकत क्या है, मंत्री की ताकत क्या नहीं है, वो लोगों को क्लैरिटी आने में थोड़ा समय लगता है, खुद गलती करके सीखते हैं। मुझे लगता है कि वो उस अनुभव से जो मैंने सरकारी क्षेत्र में पाया है, जो पढ़ाई लिखाई करके पाया है, तो वो मुझे क्लैरिटी पहले से होती है कि ये काम हम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। अभी अगर बात करें तो आप चुनाव लड़ने के भी इच्छुक हैं। कांग्रेस पार्टी अगर आप पे भरोसा जताती है, तो अगर कांग्रेस पार्टी आप पे भरोसा जताती है और जनता भी आप पे भरोसा जता देती है, आपको विधायक बना देती है, तो इलाके में घूम करके आपने देखा होगा मुख्य तौर पे समस्याएं जो है वो फतेहाबाद विधानसभा की क्या क्या आपको दिखा? देखो, समस्याएं जो हैं आज के दिन किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी की निंदा करना, और वो करना आसान होता है, लेकिन जब आप खुद करते हो मुश्किल होता है। मैं उसी आधार पे कह सकता हूँ कि फतेहाबाद क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि विजनरी लीडरशिप नहीं मिली हमें। अगर लीडरशिप का विज़न रहता और सही वक्त पे, सही जगह पे, सही बात पहुंचाई जाती, तो फतेहाबाद में तरक्की की बहुत संभावनाएं हैं। फतेहाबाद कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है पंजाब से, डायरेक्टली कनेक्टेड है राजस्थान से, डायरेक्टली कनेक्टेड है दिल्ली से और चंडीगढ़ से। हम आखिरी कोना ज़रूर हैं हरियाणा का, लेकिन फिर भी यहाँ विकास की बड़ी असीम संभावनाएं हैं। यहाँ पे जो आज से 10 साल पहले रेल आ जानी चाहिए थी फतेहाबाद शहर में, वो नहीं आई। जब 2013 में मुझे याद है कि जब बजट, रेलवे बजट था, तो उसमें अप्रूवल मिला था। मुझे याद आ रहा है कि यहाँ के लिए मेडिकल कॉलेज बनना था, हॉस्पिटल बनना था, जो कि ये सरकार आज तक सिर्फ कागज़ों में ही बना रही है। ये सरकार पूरे प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मेडिकल कॉलेज है, हर जगह आपको यूनिवर्सिटी दिखती है। फतेहाबाद अकेला ऐसा ज़िला है जहाँ ना मेडिकल कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, और बेसिकली पढ़ाई और स्वास्थ्य, तो बेसिक चीज़ें हैं जिसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट को करना चाहिए, और ये गवर्नमेंट ही कर सकती है, कोई और प्राइवेट लेवल पे नहीं कर सकती। और जो प्राइवेट लेवल पे जो करता है तो वो अपना लाभ, नफ़ा नुकसान ढूंढता है, फ़ायदा देखता है। सरकार का जो पहला पर्पज़ है वो लोगों की सेवा करना है, लोगों की मदद करना है। सरकार ही शिक्षा और स्वास्थ्य में सही से अच्छा काम कर सकती है। अभी आपने सरकार का जिक्र किया, सरकार के ही विधायक हैं दूड़ा राम जी। अभी पीछे जब विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी तो उसमें देख रहे थे कि अभय चौटाला कुछ सवाल उठा रहे थे और उनका कहना था कि फतेहाबाद में घग्गर का पानी जो है वो है ही नहीं, सूख चुका है। तो उस दौरान भी उनकी कुछ कहा सुनी हुई थी, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या फतेहाबाद में है अभी पानी या नहीं है? देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि पानी है या नहीं है, मुद्दा ये है कि विधायक जी अपनी सरकार को बचाने के लिए एक झूठ बोल रहे थे। विधायक जो है कि पहला दायित्व लोगों के प्रति होना चाहिए, विधानसभा क्षेत्र के प्रति होना चाहिए। उन्होंने उस दायित्व का निर्वहन नहीं किया, और ये वास्तव में चिंता की बात है और बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है कि कोई विधायक को कोई बाहर का विधायक बताए कि आपके यहाँ ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा, ये मुझे लगता है उनकी बहुत बड़ी विफलता है।
कहीं ना कहीं फतेहाबाद के पिछड़ने का कारण यही तो नहीं मानते कि जो यहाँ से विधायक बने हैं वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निर्वहन कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि दोनों कारण हैं। सरकार में जो विधायक होते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि मेरी नहीं चलती, मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक पार्लियामेंट क्षेत्र में 10 लाख 15 लाख वोट होते हैं, फिर भी एक एक वोट जाके नेता मांगते हैं, एक एक वोट की वैल्यू होती है। जब जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख वोट होते हैं, 2.5 लाख वोट होते हैं, 2 लाख वोट होते हैं, फिर भी हम एक एक वोट जाके मांगते हैं कि आप अपना कीमती वोट हमें दीजिए। जब 3 लाख में से एक एक वोट की वैल्यू है, जहाँ 90 वोट बनते हैं, टोटल 90 विधायक हैं और 90 में से जो 46 जिस तरफ होंगे वो मुख्यमंत्री होगा, फिर सरकार के अंदर बैठे हो, सरकार के समर्थन कर रहे हो, और फिर अगर आप कहते हो कि मेरी नहीं चलती, ये मुझे लगता है कि झूठ बोल रहे हैं या नाकामी है। इसमें कोई तीसरी संभावना है ही नहीं, क्योंकि सरकार जो चलती है विधायकों से चलती है, और विधायक अगर अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा तो ये बहुत चिंता की बात है और उस क्षेत्र का दुर्भाग्य है, मैं कहूँगा। आने वाले समय में अगर बात करें तो लगातार पूरे हरियाणा भर के अंदर चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में कांग्रेस जो है वो कुछ अच्छा प्रदर्शन जो है वो कर सकती है। हालांकि इसके साथ एक चर्चा और भी जुड़ करके चल रही है कि कांग्रेस की अंदरूनी जो गुटबाजी है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं अच्छे प्रदर्शन जिससे जो है वो दरकिनार ना कर दे, उसका नुकसान ना भुगतना पड़ जाए। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि लोग मन बना चुके हैं, और मैं जो बोल रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है वो मेरे क्षेत्र के अलग अलग गाँव में, अलग अलग वार्डों में, अलग अलग, और सिर्फ क्षेत्र में, पूरे देश में जिस तरह से मैं जाता हूँ, देखता हूँ, मिलता हूँ, और पूरे प्रदेश में भी आना जाना होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि लोग मन बना चुके हैं। लोगों को पता है कि इस सरकार ने महंगाई को कम करने की बात की थी। सरकार ने बोला था कि 55 रुपये डीजल हो गया, 71 रुपये पेट्रोल हो गया, 414 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया। ये कह के आए थे कि बहुत महंगे हो गए। आज वही जो 414 का था वो 1000 से ज़्यादा है, जो 55 रुपये डीजल था वो आज 90 रुपये है, जो 71 रुपये पेट्रोल था वो आज 100 रुपये पे है। तो लोगों से धोखा हुआ है, बेरोज़गारी बढ़ी है, तो लोग मन बना चुके हैं कि इस सरकार को चलता करना है। और अगर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में अगर कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। कोई नेता अगर नरेंद्र मोदी जी का विकल्प हो सकता है तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, श्री राहुल गांधी हैं, श्री प्रियंका गांधी हैं, और हम सब लोग जो काम कर रहे हैं वो सोच के कर रहे हैं कि इस देश को एक अच्छा भविष्य दें, अच्छा विकल्प दें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की अभी 25 सितंबर को रैली हो रही है, तो उसमें क्या लगता है, उससे कुछ आने वाली राजनीति में कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या कुछ? देखो, सबसे पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वो सारा आज तक हमसे जो आपने सवाल जो पूछना चाह रहे हैं उससे पहला जवाब तो उनको खुद को देना है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस बड़े क्लियर है कि हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष बीजेपी से है और हम बिल्कुल उसके खिलाफ खड़े हैं। और लेकिन जो मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि जो पुराना इतिहास रहा है, जो पुराने काम रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा लगा है कि इनेलो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही है, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे कोई दूसरे चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो। ये स्थिति तो उनको स्पष्ट करनी है, मुझे स्पष्ट नहीं करनी। शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। तो ये थे विनीत पूनिया जी, जो कि फतेहाबाद विधानसभा से चुनाव की दावेदारी जो है वो लगातार ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, आने वाले समय में क्या कांग्रेस पार्टी इन पे भरोसा जताती है या नहीं जताती, क्या कांग्रेस पार्टी इनको उम्मीदवार बनाती है या नहीं बनाती, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो फतेहाबाद के पिछड़ने की वजह जो है वो इनके साफ तौर पर ये है कि जो नेतृत्व फतेहाबाद को मिला है उस नेतृत्व में इतना दम शायद नहीं था, जिसके कारण जो फतेहाबाद को लगातार पिछड़ने का जो है वो अवसर मिलता गया। जो 10 साल पहले रेलवे लाइन यहाँ पे आ जानी चाहिए थी। फतेहाबाद एकमात्र ऐसा जिला आसपास में कह सकते हैं जिसमें रेलवे लाइन नहीं है। भट्टू तक लाइन जो है वो आ रही है, लेकिन फतेहाबाद में नहीं आ रही है। तो इसका कारण भी कहीं ना कहीं यहाँ के नेतृत्व को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के नेताओं को जो है वो इन्होंने ठहराया। खैर, आने वाले समय में इनका कहना है कि जनता, अगर कांग्रेस पार्टी और जनता दोनों इन पर भरोसा जताती है तो ये वो करके दिखाएंगे जो आज तक कोई भी नेता नहीं कर सका। विकास क्या
क्या होता है, विकास के मायने जो है वो लोगों को समझाने के लिए लोगों के बीच में आकर के राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अपना कदम इन्होंने रखा है। खैर, आप इस इंटरव्यू को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और विनीत पूनिया जी को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।